नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। बीकॉम और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आज हम सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट 1 में, जिसमें हमने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था, उसी चरण में हम समांतर माध्य के बारे में और आज आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने किए हुए हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी लिखने के लिए कहा था। दुख है, केवल 2-3 विद्यार्थियों ने ही इसके आंसर दिए। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था 1, 2, 5, 10, 15, 20, 35, 40 और 50। इसमें मैंने आपको कहा था कि समांतर माध्य ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था समांतर माध्य का मतलब होता है सिग्मा x बट्टा n। तो इन सब की संख्याओं का जो टोटल है वो 193 है और इनको गिनने से ये संख्याएं 10 हो रही है। तो 10 का भाग लगाते ही आंसर आ गया हमारा 19.3। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था हमारा खंडित श्रेणी का। x और f दिए हुए थे और मैंने कहा था डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। तो देखो, मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब f और x की मल्टीप्लाई कर दी, 5 की 5 से 25, 10 की 3 से 30, 15 की 2 से 30, 12 की 5 से 60 और 18 की 5 से, तो टोटल आ गई इनके 235 और संख्या थी 20। 235 में 20 का भाग दिया 11.75। तो जिन जिन विद्यार्थियों के आंसर 19.3 और 11.75 दिए हैं, उन विद्यार्थियों को बढ़िया धन्यवाद कि उन्होंने अपना सही आंसर दिया। उनकी आंसर देखे मैंने, करेक्ट आंसर दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाए तो उनको आप बिल्कुल मिलाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें आप लोगों का ही फायदा है। अब देखिए, आज की अपने शीर्षक में, इस प्रीमियर सेशन में हम समांतर माध्य की आगे गणना करेंगे शॉर्टकट मेथड से। समांतर माध्य कैसे ज्ञात होता है, वो भी कंटिन्यूअस सीरीज में। तो देखिए, मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन में सिग्मा f। देखो, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर एक स्टेप का है, जो है कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू की गणना की जाती है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमारा x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो देखिए, f ले लीजिए हमने 2, 3, 2, 5 और 3, ये टोटल हमारे 15 हो गए। अब हमें शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके x बार की गणना करनी है। फॉर्मूला आपके सामने है लिखा हुआ। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है dx। dx की गणना मैंने कहा था x माइनस a से होती है, और a का मतलब होता है आपका एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, जिसे हम मान सकते हैं x की वैल्यू में से। अब देखिए, ये काम तो हमने खंडित श्रेणी में किया। अब इस श्रेणी में सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि ये जो x दिया हुआ है, इस x के आधार पर आपको मिड वैल्यू ज्ञात करनी है। और मिड वैल्यू का मीनिंग होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी L1 और L2 को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। 0 और 10 को जोड़ने से 10 और 2 का भाग लग गया 5, फिर 15, 50 में 2 का 25, 35 और ये 45। ये आ गई हमारी मिड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, dx की गणना करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस
अब ए का मान आप एज्यूम कर सकते हो इनमें से कोई सा भी। चलो मान लीजिए मैंने ए का मान एज्यूम किया 25। कोई सी भी वैल्यू ली जा सकती है, चाहे वो एक्स के अंदर हो या अलग संख्या भी आप ले सकते हो। तो देखिए 5 में से 25 गए, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। ये आपकी dx की वैल्यू आपकी ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, f dx की गणना करनी है। ये देखिए f dx की गणना, तो ये रहा हमारा f और ये रहा हमारा dx। 2 की गुणा 20 से करिए 40, 3 की गुणा 10 से कीजिए 30, 2 की गुणा 0 से 0, 40 की गुणा 10 से 400 और 50 की गुणा 20 से 1000। अब इनका आप टोटल कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5 की गुणा 10 से करनी है 50 और 3 की गुणा करनी है 60। तो कितने आए देखो, 70 और 110, 40 आंसर आ गया हमारे प्लस के। 20 दुए 40, 10 तिये 30, 2 की 0 से 0, 5 की 10 से 50, 3 की 20 से 60। 110 में से 70 गए 40। अब देखिए फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा। a का मान हमने कितना एज्यूम किया 25 प्लस f dx की वैल्यू हमारी 40 और f का मान है हमारा 15। तो 25 प्लस 40 2.67, तो 27.67 हमारा x बार होगा। और ये है हमारा समांतर माध्य। कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य की गणना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारी लास्ट मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में इसका नाम है पद विचलन विधि। देखिए व्यक्तिगत सारणी, श्रेणी और खंडित सारणी में इस विधि का प्रयोग नहीं होता। इस विधि का प्रयोग उसी सारणी में होता है जिसमें ग्रुप दिए हुए हों। यानी अगर ग्रुप भी दिए हुए तो एक रूल आपको ध्यान रखना है, जब सभी ग्रुप का क्लास इंटरवल समान हो, यानी जितने भी ग्रुप दिए हुए हैं सभी ग्रुपों का समांतर माध्य समान होने के शर्त में ही हम स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे जरूरी बात यही थी इस पॉइंट की कि स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग आप कंटिन्यूअस सीरीज में कब कर सकते हो, जब दिए गए सभी ग्रुपों का वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल समान हो। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। x लिया मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मैंने इसकी एफ ले ली 2, 1, 5, 1, इसको ले लेते 5, 2, 7, 8, ये इस तरह से। ये हमारी f का मान 20 हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए इन सब में आप देखिए अंतर जो है वो सभी में 10-10 का अंतर है, यानी सभी का वर्ग अंतराल समान है। तो हम इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिए गए वर्गों में क्लास इंटरवल की वैल्यू सभी में समान है। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं आप लोगों को। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा
एफ डी एक्स इनवर्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई। अब इस फॉर्मूले में एक्सप्लेनेशन क्या देखिए, ए का मतलब वही एज्यूम्ड मीन से है, एफ डी एक्स आपको शॉर्टकट मेथड बताया, इस इनवर्स या डैश का मतलब ये होता है, यानी dx डैश या dx इनवर्स का मतलब होता है जब dx में आप अगर i का भाग लगाओगे तो आपके dx डैश की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, और i का मतलब है क्लास इंटरवल जो इस क्वेश्चन में आपका 10 है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें मिड वैल्यू ज्ञात करनी है, इसे हम x बोलते हैं। 10, 5, 15, 25, 35 और 45। अब हमें इससे dx ज्ञात करना है। dx का मतलब होता है x माइनस a, और a आप एज्यूम कर लीजिए, इसमें से कोई भी 25 ले लिया मैंने, मान लीजिए, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20, ये आ गया आपका dx। अब हमें क्या करना है, dx डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, और मैंने फॉर्मूला बताया था dx में भाग जब आप i का लगाओगे तो आपका dx डैश ज्ञात होगा। अब i का मान कितना है हमारा, सब में 10-10 का अंतर है, तो इनमें 10-10 का भाग लगा दीजिए, -2, -1, 0, 1 और 2, आंसर आ गया 0, इसका भी आंसर आ गया 0। अब हमारी लास्ट बात रह गई एफ dx इनवर्स, ये रहा f, ये रहा dx, 2 दुए माइनस का 4, माइनस का 1, 0, 4, 8 दुए 16, 16 और 4 20 में से 5 गए 15। तो ये हमारा सिग्मा एफ dx का मान आ गया हमारे 15। अब a की वैल्यू कितनी है, 25 है, प्लस एफ dx की वैल्यू कितनी है, 15 है, ये 20 हो गया f का मान, और i का मतलब हमारा 10 है। तो 1 0 से 1 0 कट गए, 25 प्लस 7.5, ये हमारा आंसर आ गया 32.5 x बार की वैल्यू आ गई। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड थी। जब दिए गए वर्ग अंतराल सभी ग्रुपों में समान हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग भी कर सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला दे रखा है आपको, इसमें सेम ही खंडित की ये शॉर्टकट की तरह होती है, बस इस एक i का एक्स्ट्रा यूजेज है जिसमें dx में i का भाग देकर dx इनवर्स ज्ञात कर लिया जाता है, यानी है वही संख्या, बस इसकी संख्या है छोटी हो गई इंटरवल का भाग देने से। अब इस dx डैश की मल्टीप्लाई कर दी हमने f से, तो हमारा ये आंसर आ गया x बार इज इक्वल टू 32.5। अगर आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से करो और उसमें देखिए अगर 32 पॉइंट आंसर आपको मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समांतर माध्य से ज्ञात की गई वैल्यू सही है या गलत है, हम इसकी एक टेस्ट के द्वारा जांच भी कर सकते हैं। उस टेस्ट का नाम है चार्लियर परीक्षण, यानी चार्लियर परीक्षण के द्वारा हम समांतर माध्य से ज्ञात की गई वैल्यू की जांच कर सकते हैं कि वो वैल्यू जो हमने ज्ञात की है वो सही है या नहीं है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन 32.5 वैल्यू आई है, वैल्यू सही है या गलत है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए चार्लियर परीक्षण का फॉर्मूला है सिग्मा कोष्टक में एफ dx, जैसे यहाँ डैश है तो यहाँ डैश लगेगा, और अगर dx डैश नहीं है तो केवल dx रहेगा। dx प्लस 1 इज इक्वल टू सिग्मा एफ dx प्लस सिग्मा एफ, यानी ये चीज और ये चीज अगर इन दोनों की वैल्यू एक जैसी बराबर आ गई तो हमारा जो ज्ञात की गई वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए एफ dx डैश प्लस 1 की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें dx डैश प्लस 1 करना है। अब ये देखिए हमारा dx डैश 2 है, इसमें -2 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1 में 1 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, ये आ गया हमारा dx डैश प्लस 1। लेकिन हमें चाहिए सिग्मा एफ से गुणा करके, अब इस पूरे की हम f से गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 1 की 0 से 0, 5 की 1 से 5, 4 की 2 से 8, 8 की 3 से 24।
अब इनकी हमने टोटल कर लिए, हमारे आंसर है 35। यानी जो हमारा आंसर है एफ डी एक्स डैश प्लस 1 सिग्मा का आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ गया 35। इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स प्लस सिग्मा एफ के। देखिए सिग्मा एफ डी एक्स का मान कितना है, 15 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सिग्मा एफ डी एक्स का मान 15 है और सिग्मा एफ का मान कितना है 20। अब इन दोनों की वैल्यू देखिए 35 इज इक्वल टू 35, यानी दोनों का मान बराबर है और जो हमने एफ डी एक्स से जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारी वैल्यू करेक्ट। अगर इन दोनों में कोई भी वैल्यू में अंतर आ जाए तो ये समझ लीजिए आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई न कोई गड़बड़ हो रखी है। तो ये था हमारा चार्जियर परीक्षण से समांतर माध्य की जांच करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम समांतर माध्य की जांच कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे समांतर माध्य के विशेष गुणों के बारे में। देखो अब तक जो मैंने बताया उससे आप समांतर माध्य की गणना करना सीख गए। सारी विधियां मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समांतर माध्य के बारे में बता दी है। अब हम समांतर माध्य के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सामान्य गुण या विशेषताएं। सबसे पहला बिंदु, समांतर माध्य एक प्रकार का गणितीय माध्य है जिसे हम औसत भी कहते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था सेंट्रल टेंडेंसी के कि इसे औसत का नाम भी दिया जाता है। समांतर माध्य को औसत के नाम से भी जाना जाता है। यानी औसत का मतलब है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे मान लीजिए 5, 15 और 10 ये 3 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा? तो x बार बराबर 5, 15, 20 और 10 30 बट्टा 3 इज इक्वल टू 10। तो 10 संख्या ऐसी है जो तीनों को रिप्रेजेंट करती। औसत का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो सभी का प्रतिनिधित्व करे। यानी अगर इससे 5 इसको दे दिया जाए तो इसके पास 10 रहेंगे, फिर इसके पास भी 10 हो जाएंगे, इसके पास भी 10 हो जाएंगे। एक ऐसी वैल्यू जो सभी का प्रतिनिधित्व करे वो एक साधारण औसत कहलाता है। अब देखिए, औसत ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का गणितीय माध्य है। यानी मैंने आपको माध्यों के 2-3 प्रकार बताए थे, औसत माध्य, गणित, ये स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। तो ये समांतर माध्य एक प्रकार का गणितीय माध्य कहलाता है। अब देखिए, दूसरा जो बिंदु है समांतर माध्य के पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। समांतर माध्य के पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। अब देखिए, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी समांतर माध्य से अगर हम किसी भी डेविएशन की गणना करते हैं, यानी x और समांतर माध्य का जो गैप, यानी डेविएशन का मतलब क्या होता है? x माइनस x बार, ये होता है समांतर माध्य का डेविएशन, जिसे हम विचलन कहते हैं। यानी चर और समांतर माध्य के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, यानी हमारे दी गई वैल्यू में और ज्ञात किए गए समांतर मध्य में क्या डिफरेंस है, क्या परिवर्तन है, उसे हम डेविएशन बोलेंगे, उसे हम विचलन बोलेंगे। और समांतर माध्य से ज्ञात किया गया पद विचलन हमेशा शून्य होता है। अब देखिए, शून्य कैसे होता है, इसकी हम जांच करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक x की वैल्यू लेते हैं 12, 8, 10, 15 और 15, सॉरी इसको हम 25 कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरी 5 संख्याएं हैं
और मुझे इन संख्याओं से कह दिया जाए कि आप समांतर माध्य ज्ञात करो, तो देखिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बट्टा n। यानी अब इनका टोटल कर लीजिए, 25, 35, 10, 40, 50, 60 और 10 70। 70 में भाग लगे हमने 5 का, तो हमारा आंसर आया 14। कितना आंसर है? 14। अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात हो गया। अब पॉइंट क्या है, समांतर माध्य के पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। तो देखिए x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, तो देखो ये x है और ये हमारा x बार है, तो 12 में से 14 गए माइनस का 2, 8 में से 14 गए माइनस का 6, 10 में से 14 गए माइनस का 4, 15 में से 14 गए प्लस का 1, 25 में से 14 गए कितने रह गए? 11। ठीक है, अब देखिए इनकी टोटल आ रही 6, 4, 10 और 2 12, और इनकी टोटल भी आ रही है प्लस के 12। अब प्लस के 12 और माइनस का 12 क्या हो गया? तो मैंने आपको यही बताया, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग हमेशा शून्य ही होता है। हमेशा शून्य का मतलब आप x माइनस एक्स बार करोगे तो इसकी टोटल हमेशा शून्य ही आएगी, कभी भी दूसरा मान इसमें नहीं आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा बिंदु है हमारा, पहला बिंदु मैंने क्या बताया, ये एक प्रकार का गणितीय माध्य है और इसे औसत की श्रेणी में भी देखा जाता है, यानी उसे औसत भी कहा जाता है। नंबर 2 था हमारा, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समांतर माध्य का, समांतर माध्य के पद विचलनों के वर्गों का योगफल, यानी x माइनस एक्स बार का जब स्क्वायर करेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? डी स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। किससे? x माइनस एम से ज्ञात किए गए वर्गों से। यानी समांतर माध्य से ज्ञात किया गया जो डेविएशन है वो मध्य का या बहुलक से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों के योग से हमेशा ही कम होगा। अभी मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा आपको। देखो, तो मेरा कहने का मतलब यह है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों का वर्ग का योगफल किसी मध्य का या बहुलक से ज्ञात विचलन के वर्ग के योगफल से कम होता है। तो इसको फॉर्मूले से आप समझ लीजिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमेशा न्यूनतम होगा x माइनस एम या x माइनस जेड से। ये हमेशा क्या होगा? न्यूनतम होगा। न्यूनतम मतलब इसकी वैल्यू से इसका मान हमेशा ही कम आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास d की वैल्यू ज्ञात है पहले से ही। अब हमने डी स्क्वायर ज्ञात कर लिया, 2 दुए 4, 6 छन 36, 4 चौके 16, 1 और 121। ये माइनस के सारे प्लस हो गए, देख लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 40 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 121। इसका आंसर आ गया हमारा डी स्क्वायर का 178। अब डी स्क्वायर यानी ये जो हमारा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, इसका मान है हमारा 178। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में मीडियन ज्ञात करता हूं। अब मीडियन कैसे ज्ञात होती है सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले दी गई x को हम क्रम में रखते हैं। तो क्रम में कैसे रखेंगे? 8 10 12, 8 10 12 15 और 25। अब इन 5 मानों में जो सेंटर वैल्यू है हमारी 12, तो ये मीडियन की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 12, यानी n प्लस 1/2। तो n कितने? 5 प्लस 1 यानी 6/2 बराबर थर्ड आइटम। थर्ड आइटम कौन है हमारा? 12, यानी मीडियन की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो मीडियन का जो मान है हमारा 12 है। अगर हम उससे डेविएशन ज्ञात करें, देखो x माइनस एम, तो ये डी एम हो गया, ये हमारा डी एक्स बार है। अब मान लीजिए हम इस x का जो डेविएशन है मीडियन के थ्रू ज्ञात करें, मीडियन की वैल्यू कितनी आई थी? 12 आई थी। तो देखिए 12 में से 12 गए 0, 8 में से 12 गए 4, 10 में से 12 गए 2, 15 में से 12 गए
3 और 25 में से 12 गए 13। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, डी स्क्वायर का 0, 16, 4, 9 और 169। अब इनको जोड़ लीजिए, 169 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू आएगा 198। तो देखिए ये भी डी स्क्वायर है और ये भी डी स्क्वायर है, लेकिन इस डी स्क्वायर का मान 198 है और इस डी स्क्वायर का मान 178 है। तो समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योगफल किसी अन्य माध्य से ज्ञात किए गए वर्गों के योगफल से हमेशा कम होगा। तो ये इस मान से कम है। देखिए 178 की वैल्यू 198 से कम है। अगर मान लीजिए आप z का यानी बहुलक की मान वैल्यू ज्ञात करते हो, अब देखो इस क्वेश्चन में बहुलक है नहीं क्योंकि सभी कॉमन वैल्यू एक ही की है। अगर बहुलक से भी हम ज्ञात करके वर्ग का योगफल करेंगे तो उसका मान भी समांतर माध्य से लिए गए वर्गों के योगफल से ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब यही है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योगफल तो हमेशा न्यूनतम होता है और समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पदों का विचलन हमेशा शून्य होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था ये। समांतर माध्य से पद विचलनों के वर्गों का योगफल किसी अन्य माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों के योग से हमेशा कम होता है, हमेशा न्यूनतम होता है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट विशेषता इसकी है, यह भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम में इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला बिंदु है, समांतर माध्य से बीज गणितीय गणना करना संभव है, किसी अन्य माध्य से नहीं। अब इस बिंदु का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने x की कुछ वैल्यू ली, जैसे 5, 10 और 15। मान लीजिए मैंने ये 3 संख्याएं ली और मैंने आप लोगों से पूछा इसका x बार कितना होगा, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से दीजिए। देखें 15, 5, 20 और 10, 30 भाग 3 बराबर 10, यानी x बार का मान कितना आया 10। अब देखिए अगर इस समांतर माध्य का मान 10 है, यदि समांतर माध्य का मान 10 है तो कुल वैल्यू कितनी थी, कुल मान कितना था, कुल संख्या का योग कितना था, क्या ये ज्ञात हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए x बार का मतलब होता है सिग्मा x, चलो ऐसे हिंदी में कर लीजिए, कुल योग बटा संख्या। अब देखिए x बार की वैल्यू कितनी है 10, कुल योग हमें ज्ञात करना है और संख्याएं कितनी है हमारे पास 3। तो देखिए पक्षांतरण करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 10 इंटू 3 बराबर कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या का मान आ गया हमारे पास 30, यानी इन तीनों की टोटल कितनी थी 30 थी। तो समांतर माध्य का जब मान हमारे पास हो और कुल संख्याएं ज्ञात करनी हो तो बिल्कुल समांतर माध्य से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे मिल गया कि यदि समांतर माध्य का मान यदि 5 संख्याओं का x बार बराबर 100 है तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए कितनी होगी, 5 की 100 से गुणा कर दीजिए, 100 इंटू 5 बराबर 500। तो समांतर माध्य से किसी भी बीजगणितीय गणना करनी आसान होती है और बीजगणितीय गणना करके हम कुल मान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन समांतर माध्य में तो ये संभव है, लेकिन मध्यिका में और बहुलक में हम ऐसा काम नहीं कर सकते। देखिए कैसे, देखिए समांतर माध्य से बीजगणितीय गणना करना संभव है। अब देखिए इस बिंदु का क्या मतलब है कि हम समांतर माध्य से कभी भी हम बीजगणितीय गणनाएं कर सकते हैं और कुल संख्या तक हम
पहुंच सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 2, 4 और 9। अभी मुझे मान लीजिए समांतर माध्य की गणना करनी है, तो x बार बराबर कितना होगा, 9 और 4 13 और 2 15 भाग 3 बराबर 5। कितना है, 5। अब ये समांतर माध्य का मान 5 है। अब मुझे कह दे कि भाई इससे कुल संख्या की गणना करो, तो मैं 3 से गुणा करके 5 × 3 बराबर 15 ज्ञात कर सकता हूं। यानी अगर दिया गया समांतर माध्य 10 है और कुल 3 संख्या है, तो कुल संख्या का मान कितना होगा, 30 होगा। तो समांतर माध्य से हम कुल संख्या तक पहुंच सकते हैं, यानी उसकी बीजगणितीय गणना कर सकते हैं, कुल मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए मध्यिका की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब मुझे कहते हैं अगर मध्यिका का मान 4 है तो कुल संख्या बताओ, तो 4 की गुणा 3 से करूंगा तो 12 आएगा, लेकिन हमारी कुल संख्या का मान कितना है, 15। तो मध्यिका से या बहुलक से ऐसी बीजगणितीय गणना संभव नहीं है, सभी सिचुएशन में संभव नहीं है। इत्तेफाक से कोई भी मान ज्ञात हो सकता है, लेकिन हर जगह बीजगणितीय गणना करना संभव नहीं। लेकिन समांतर माध्य से हम कोई भी गणना कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बिंदु और है, समांतर माध्य चरम या सीमांत मूल्यों से बहुत प्रभावित होता है, यानी बहुत मतलब अत्यधिक प्रभावित होता है। अब सीमांत या चरम मूल्य क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, यानी अधिकतम मान। समांतर माध्य में जैसे मान लीजिए ये x की 5 अलग अलग वैल्यू है, 2000, 3000, 4000, 5000 और 31000। अब ये है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू, ये चरम बिंदु पर है, सबसे ऊपर मूल्य है। इस वैल्यू ने इन सभी के एवरेज को प्रभावित किया है। इस पॉइंट का मतलब ये है, कैसे देखिए, इन सब का अगर हम औसत ज्ञात करेंगे तो 45,000 भाग 5 बराबर कितना है, 9,000। अब इस 9,000 से देखो ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, यानी इस वैल्यू ने जो इसका औसत आ रहा है वो इन सभी दी गई वैल्यू से ज्यादा है। तो सीमांत मूल्यों से प्रभावित का मतलब है अगर इसके चरम मूल्य में थोड़ा सा भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो इसका औसत स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मैं इसमें अगर 50,000 कर दूं और अभी हमारा औसत कितना था, 9,000 था, 50, 5, 55, 4, 59, 60, 62 और 2 64, यानी 64,000 रुपए हमारा आंसर हो रहा है। 64,000 में 5 का भाग दोगे तो देखो 12 पंजे 60, 8 पंजा, देखो एवरेज चेंज हो गया पूरा। पहले 9,000 था, अब एवरेज क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे मध्यिका ज्ञात करनी है, तो देखिए ये क्रम अरेंज में ही है, इसमें मध्यिका 4,000 ही होगी। अगर यहाँ मैं 70,000 कर दूं तो भी मध्यिका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी समांतर माध्य अपनी एक्सट्रीम वैल्यू में अगर कोई भी परिवर्तन करे या उस एक्सट्रीम वैल्यू के मान से हमेशा प्रभावित होता है, लेकिन अन्य माध्य इससे प्रभावित नहीं होते। यानी मध्यिका पर इस एक्सट्रीम वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई भी आप परिवर्तन कर दो तो उससे कोई भी फर्क मध्यिका पर नहीं पड़ेगा, लेकिन समांतर माध्य की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु है, तो ये बिंदु था हमारा समांतर माध्य अपनी एक्सट्रीम वैल्यू से हमेशा अत्यधिक प्रभावित होता है। अब देखिए समांतर माध्य की गणना रेखा चित्रों से x बार की गणना नहीं की जा सकती है। यानी एक चैप्टर है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण। तो उसमें क्या होता है कि देखिए जैसे मध्यिका है या बहुलक है उनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ या चित्र के आधार पर भी, लेकिन समांतर माध्य की गणना किसी ग्राफ से नहीं होती। यानी कहने का मतलब है अगर आपको z की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप हिस्टोग्राम नाम का डायग्राम बनाकर, एक वीडियो में बताएंगे कैसे हिस्टोग्राम बनता है, और मीडियन की गणना ओजाइव कर्व यानी तोरण चित्र के द्वारा हम, ये भी देखो कंपटीशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मध्यिका का मान हम किस से ज्ञात कर सकते हैं या ओजाइव कर्व से हम किसकी वैल्यू की गणना कर सकते हैं। तो मीडियन की गणना ओजाइव से होती है और हिस्टोग्राम से बहुलक की गणना होती है। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा ओम शब्द को ध्यान में रखिए। ओम उच्चारण करते हैं तो ओ मतलब ओजाइव कर्व
एम मतलब मीडियन। ओजाइव से हमेशा मीडियन की गणना होती है और हिस्टोग्राम से हमेशा बहुलक की गणना होती है, लेकिन एक्स बार की गणना हम किसी भी रेखा चित्र से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट विशेषता है आपकी एक्स बार से ज्ञात परमाप विचलन हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी देखिए इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा अपकिरण वाले चैप्टर में करेंगे। अपकिरण में बताया गया है कि भी परमाप विचलन की गणना करने के लिए हम समांतर माध्य का ही उपयोग करते हैं। अब इसके लिए दो मुख्य बातें थी। एक मैंने आपको बताया पदों का योग हमेशा शून्य होता है और विचलनों के वर्गों का योगफल हमेशा न्यूनतम। उन दो विशेषताओं के कारण परमाप विचलन की गणना हमेशा समांतर माध्य से ही की जाती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए कौन सा माध्य सर्वश्रेष्ठ होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें आप एक्स बार का ही मान बताओगे। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। अगर समांतर माध्य का मान 15 है, उसमें 5 जोड़ दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, 5 की गुणा कर दी जाए, 5 का भाग कर दिया जाए, तो समांतर माध्य कितना होगा? देखो मैंने आपको बिंदु बताया था बीजगणितीय गणना आसान है। तो देखिए समांतर माध्य में अगर हम कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे तो भी वो समांतर माध्य उस नई वैल्यू के आधार पर आएगा। यानी अगर आपको कोई भी समांतर माध्य दिया गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाए, जैसे उसमें जोड़ना, माइनस करना, गुणा या भाग, तो उतनी ही वैल्यू से आप जोड़ बाकी गुणा भाग कर दीजिए तो वो नया समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 15 है, उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो हमारा समांतर माध्य कितना होगा? 20 आ जाएगा। अगर घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 75 आएगा। और अगर भाग कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी प्रत्येक चर में 5-5 जोड़ दिया जाए तो भी समांतर माध्य 5 से बढ़ जाएगा। सभी चरों में 5 घटा दिया जाए तो समांतर माध्य भी 5 से घटेगा। गुणा और भाग करने से भी गुणा और भाग का मान ज्ञात होगा। तो ये हमारा लेक्चर समांतर माध्य यही समाप्त होता है। समांतर माध्य के कुछ प्रकार भी है, जैसे बारिज समांतर माध्य है, सामूहिक समांतर माध्य है, उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस जो लेक्चर में मैंने आपको लास्ट कुछ मुख्य बातें बताई थी, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे नंबर 1 ये एक आदर्श माप है, ये गणितीय माध्य है। समांतर माध्य को औसत का नाम भी दिया जाता है। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योगफल अन्य माध्यों से ज्ञात किए गए वर्गों के योगफल से हमेशा न्यूनतम आता है। समांतर माध्य हमेशा चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। समांतर माध्य पर बीजगणितीय गणना संभव होती है, उससे हम कुल मान ज्ञात कर सकते हैं। उसमें अन्य गणनाएं भी आसानी से की जा सकती है। समांतर माध्य की गणना रेखा चित्रों से संभव नहीं है, जैसा कि मध्य का बहुलक में होता है। और समांतर माध्य से ज्ञात किया गया परमाप विचलन हमेशा सर्वश्रेष्ठ मान कहलाता है। और समांतर माध्य की गणना हम उसका जो परीक्षण है, उसकी जांच है, 4 लेयर परीक्षण से कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर समांतर माध्य आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर करना ना भूले विद्यार्थियों और दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में हमारा वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आप लोगों से अलविदा ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।